नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे की खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। बराक मिसाइलों समेत 860 करोड़ रुपए के रक्षा सौदों को मंजूरी। अरुण जेटली की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद की बैठक में फैसला। पुराने प्रस्तावों पर तेजी से काम करने का निर्देश। आम आदमी पार्टी ने की एमसीडी चुनाव टालने की मांग। कांग्रेस ने भी कहा बैलेट पेपर से हो चुनाव। उत्तर प्रदेश में इस्तेमाल ईवीएम मध्य प्रदेश भेजने के आरोप से चुनाव आयोग का इनकार। बीजेपी के खिलाफ नीतीश कुमार की एकजुट होने की अपील। कहा कांग्रेस और वामदल करें पहल। उत्तर प्रदेश में मतभेदों से मिली हार। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में मेट्रो में विस्फोट की पड़ताल जारी। 11 यात्रियों की मौत, 45 घायल। भारत समेत दुनिया भर ने की हमले की कड़ी निंदा। नहीं रही शास्त्रीय संगीत की मशहूर गायिका किशोरी अमोनकर। देर रात मुंबई में ली अंतिम सांस। तमाम हस्तियों ने निधन पर जताया शोक। सुरक्षा जरूरतों के मद्देनजर नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए सरकार ने बराक मिसाइल खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सतह से हवा में मार करने वाली बराक मिसाइलों की नई खेप नेवी के युद्धपोतों पर तैनात की जाएगी। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को रक्षा खरीद परिषद की बैठक में बराक मिसाइलों समेत 860 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रस्तावों को मंजूरी दी। मिसाइलों को इजरायल के राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स लिमिटेड से खरीदा जाएगा। समुद्र में बिछाए गए बारूद से निपटने के लिए अंडर वाटर रोबोट जैसे उपकरणों की खरीद के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को भी मंजूरी दी गई है। रक्षा खरीद परिषद ने पुराने प्रस्तावों पर भी तेजी से काम करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को गोवा का मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद अरुण जेटली को रक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईवीएम में छेड़छाड़ का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने एमसीडी चुनाव स्थगित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़े तो बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाए। साथ ही कहा कि ये ईवीएम यूपी से आई है, लिहाजा इसका इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। इसके अलावा उन्होंने चुनाव आयोग से ईवीएम मशीन का पूरा डेटा सार्वजनिक करने की मांग की है। केजरीवाल ने मध्य प्रदेश में ईवीएम से छेड़छाड़ का हवाला देते हुए बीजेपी और चुनाव आयोग पर एक बार फिर निशाना साधा है। हालिया विधानसभा चुनाव में वोटिंग मशीनों में छेड़छाड़ के विपक्ष के आरोपों के बीच कांग्रेस ने कहा कि लोकतंत्र के विभिन्न पक्षों को ईवीएम को लेकर आशंकाएं हैं तो आने वाले चुनाव मतपत्र से कराए जाने चाहिए। पार्टी ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग को ईवीएम का पैरोकार नहीं बनना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव आयोग ज्यादा से ज्यादा सुविधा प्रदान करने वाला हो सकता है, वो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का नियंत्रक नहीं हो सकता। शनिवार को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से अलग अलग मुलाकात करके ईवीएम में छेड़छाड़ को लेकर शिकायत की थी। चुनाव आयोग से मतपत्र के जरिए चुनाव कराए जाने की मांग करते हुए मनीष तिवारी ने कहा कि आखिरकार लोकतंत्र लोगों की अवधारणा पर आधारित होता है। अगर चुनाव ईवीएम के बजाय मतपत्र से हो तो चुनाव आयोग को क्या परेशानी है। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लेकर नामांकन का आखिरी दिन था। पार्टियों में टिकट बंटवारे को लेकर खींचतान रही। कांग्रेस के कई नेताओं ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक अम्बरीश गौतम ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के पहले नेताओं का दलबदल जारी है। कांग्रेस नेता और दिल्ली विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रहे अम्बरीश गौतम ने सोमवार को बीजेपी का दामन थाम लिया। हमारे को सम्मान नहीं मिल रहा तो आगे हमें क्या सम्मान मिलेगा, जब इन नेताओं की चलनी है, इन लोगों को ही जिम्मेदारी दे रखी है बड़े नेताओं ने, तो इसलिए इन नेताओं के आगे हम क्यों अपने घुटने टेकें। कांग्रेस में एमसीडी चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर घमासान सामने आ गया है। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहे डॉक्टर ए.के. वालिया और हारून यूसुफ ने भी इस मामले में पार्टी से नाराजगी जाहिर की है। ये कैंडिडेट नहीं चलेगा, इसको चेंज करिए, कभी दूसरे को चेंज करिए। इस तरीके से बड़ी दिक्कत महसूस हो रही है और अब हम जो है ये फील करने लगे हैं कि जब ये कमेटी ही हमें नहीं समझ पा रही है तो हमारा क्या फायदा है। टिकट बंटवारे को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ता पार्टी से नाराज हैं। हम लोग 25 अप्रैल तक यहाँ बैठ के अपना विरोध जताएंगे
हम लोग उस प्रत्याशी को इनकार करते हैं, हम उस प्रत्याशी के पक्ष में वोट नहीं करेंगे। इसलिए हम पार्टी कार्यालय के बाहर बैठ के 25 अप्रैल तक रहेंगे। जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे। हमारे समाज को तो एक भी वोट नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी। मेरा 40% वोट है वाल्मीकि का, एक वोट नहीं डलने दूंगी मैं इसको। मैं निर्दलीय वहाँ से जीत के दिखाऊंगी। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन का सोमवार को आखिरी दिन था। तीनों नगर निगम के लिए 23 अप्रैल को मतदान होना है। चुनावों के समय नेताओं की नाराजगी, दल बदल और शोर शराबा ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार दिल्ली नगर निगम चुनाव में जिस तरह का ड्रामा और सस्पेंस सामने नजर आ रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं देखा। कैमरा पर्सन विजय कुमार के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। चुनाव आयोग ने कहा है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में इस्तेमाल किसी भी ईवीएम को मध्य प्रदेश के उपचुनाव के लिए नहीं भेजा गया है। आयोग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के आरोपों को बेबुनियाद बताकर खारिज कर दिया। आयोग ने कहा कि ईवीएम को नतीजों के ऐलान के बाद 45 दिन की अवधि तक एक स्ट्रांग रूम में रखा जाता है, ताकि अगर जरूरत पड़े तो कोई चुनाव याचिका दाखिल करके जानकारी ले सके। हालांकि वीवीपीएटी मशीनों के मामले में छपी पर्चियों को मतगणना के समय रखा जाता है और कागज के लिफाफे में सील कर दिया जाता है। इन सीलबंद पर्चियों को ईवीएम के साथ स्ट्रांग रूम में रखना होता है। चुनाव आयोग ने एआईएडीएमके के मूल चुनाव चिन्ह 2 पत्तियां का शशिकला खेमे के जरिए लगातार इस्तेमाल किए जाने पर आपत्ति जताई है और उसे वेबसाइट और सभी सोशल मीडिया अकाउंट से हटाने का निर्देश दिया है। आयोग ने शशिकला गुट को गुरुवार सुबह 11 बजे तक समय देते हुए यह साफ करने को कहा है कि अन्ना द्रमुक का नाम और उसके चुनाव चिन्ह पर रोक लगाने के आदेश का उल्लंघन क्यों हुआ। आयोग ने कहा कि शशिकला गुट अब भी पार्टी के मूल चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल कर रहा है, जो गलत सूचना का प्रकाशन के समान है और कानूनन चुनाव अपराध है। एआईएडीएमके के दोनों धड़ों को नए चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए हैं। चेन्नई के आरके नगर विधानसभा सीट के लिए 9 अप्रैल को उपचुनाव हो रहे हैं और इसमें शशिकला खेमा टोपी चुनाव चिन्ह से मैदान में है। वहीं ओ पन्नीरसेल्वम खेमे का चुनाव चिन्ह बिजली का खंबा है। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने बीजेपी से मुकाबले के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों के एकजुट होने की वकालत की है। महागठबंधन को समाधान बताते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस और वाम दलों को इसके लिए पहल करनी चाहिए। नीतीश कुमार ने कहा कि बड़ा दल होने के नाते कांग्रेस का दायित्व बनता है कि वो सभी गैर बीजेपी दलों को एक प्लेटफॉर्म पर लाए। सोमवार को पटना में आयोजित लोक संवाद कार्यक्रम के बाद बिहार के मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बारे में कुछ वामदल नेताओं से बात भी की गई है। दूसरी तरफ आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने भी महागठबंधन पर सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि हाल में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली जीत वोटों के बिखराव का नतीजा है। वोट के बिखराव से सांप्रदायिक ताकतों को फायदा हुआ है। मायावती जी का, अखिलेश का वोट जोड़ दीजिए तो खराब स्थिति में भी 52% वोट वहां हुआ। कहाँ नीचे चली गई है बीजेपी, कहाँ आंधी था, कहाँ न कोई चीज था। नीतीश जी ने राजधानी में, देश की राजधानी में सार्वजनिक रूप से कहा था कि विपक्ष की एकता ही इस वक्त सबसे जरूरी कदम है और उन्होंने कहा था कि अगर ऐसी एकता हो जाए एक सार्थक आधार पर तो यही बीजेपी के लिए एक असल जवाब है। विपक्ष के महागठबंधन के विचार पर बीजेपी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार में कोई कमी नहीं है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि देश में किसान और गरीब खुश हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र में साफ सुथरी सरकार चल रही है, इसलिए महागठबंधन का फॉर्मूला कामयाब नहीं हो सकता। शाहनवाज हुसैन ने यह भी कहा कि देश में कई नेताओं के मन में प्रधानमंत्री बनने की हसरत है, लेकिन महागठबंधन करने से किसी दूसरे को सत्ता की कमान मिलने वाली नहीं है। गठबंधन के नेता बनकर और प्रधानमंत्री बन जाए तो ऐसी ख्वाहिश कई लोगों के मन में है। ममता जी के मन में, केजरीवाल साहब के मन में, नीतीश कुमार जी के मन में और पता नहीं कितने मन में है। लेकिन कोई कितना इकट्ठा हो ले, 2019 में भी नरेंद्र मोदी जी जीतेंगे और सरकार बनेगी। विपक्ष के नेता का गठबंधन बन सकता है, सत्ता तो नरेंद्र भाई के पास ही रहेगी। कांग्रेस ने आरटीआई कानून में बदलाव को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की है। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार आरटीआई कानून को रद्द किए बगैर इसे खत्म कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी सरकार के इस कदम का विरोध करेगी। साथ ही कहा कि प्रगतिशील ताकतों का यह दायित्व बनता है कि इन मसौदा नियमों का विरोध किया जाए।
सरकार ने सूचना के अधिकार के तहत दायर आवेदनों, उससे जुड़ी शिकायतों और अपीलों पर विचार करने के लिए नए नियमों का प्रस्ताव रखा है। जनता से 15 अप्रैल तक उन पर सुझाव देने को कहा गया है। कार्मिक और प्रशिक्षण यानी डीओपीटी विभाग ने लोगों से राय मांगने के लिए वेबसाइट पर प्रस्तावित नियम डाले हैं, जिन्हें 2012 के आरटीआई नियमों की जगह लाने का लक्ष्य है। दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे तमिलनाडु के किसानों को पंजाब के किसानों का भी समर्थन मिल गया। किसान ने सूखे और फसल के नुकसान के मद्देनजर केंद्र सरकार से कर्ज माफी की मांग की है। पिछले कई दिनों से जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे तमिलनाडु के किसानों के समर्थन में दूसरे राज्यों के किसान भी आने लगे हैं। सोमवार को पंजाब समेत कई राज्यों के किसानों ने यहां धरना दिया। हमारा देश है, हमारे देश का किसी भी कोने का जो किसान हो, उसको जो भी समस्या हो, वो हमारी अपनी समस्या है। कर्जा स्वामीनाथन आयोग और कृषि नीति अपनाया और सभी प्रांतों के मुख्यमंत्री बुला के इस देश में कृषि नीति की मतलब आवाज उठाए। आपसे विनती करता हूं कि जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी करो, नहीं सीधे शाम उठने वाले नहीं है। लोकसभा उपाध्यक्ष और AIADM के नेता M तंबीदुरई सोमवार को फिर जंतर मंतर पहुंचे और किसानों की मांगों का समर्थन किया। तंबीदुरई ने कहा कि तमिलनाडु सरकार ने केंद्र से किसानों की मदद के लिए जितनी राशि की मांग की थी वो नहीं मिली है। I requested Arun Jaitley ji to look into their demand, and he said he will consider that. And also, I took the farmers to meet Radha Mohan Singh, that agriculture minister also, and they also met our home minister also, because the drought relief also we are not able to get. Tamil Nadu could not get the what we demanded. Also, I am going to take up the issue and see that this will be solved. केंद्र सरकार ने 2 दिन पहले तमिलनाडु को राष्ट्रीय आपदा नियंत्रण कोष से सूखा और चक्रवात पीड़ित इलाके के लिए 1712 करोड़ रुपए जारी किया है, लेकिन किसान इसे नाकाफी बता रहे हैं। तमिलनाडु से आए किसान पिछले 20 दिनों से जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं और कर्ज माफी और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई नेता जंतर मंतर पर जाकर किसानों से मिल चुके हैं। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। भारत समेत 7 पड़ोसी देश साल 2025 तक 2 करोड़ नौकरियां पैदा करेंगे। इन देशों ने अगले 8 साल में जीडीपी को $70 अरब तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता जताई है। भारत, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका के वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में कल यह फैसला हुआ। इसमें आर्थिक विकास और संपर्क बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई। भारत समेत 7 पड़ोसी देशों के वित्त मंत्रियों ने सोमवार को दिल्ली में विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सदस्य देशों भारत, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका के बीच संपर्क साधन मजबूत करने पर जोर दिया। वित्त मंत्री का जोर व्यापार और पर्यटन बढ़ाने पर भी था। इन देशों ने साल 2025 तक $70 अरब की जीडीपी और 2 करोड़ नौकरियां पैदा करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। The SASAC vision, complemented by the operational plan, would help the member countries overcome the problems and challenges associated with unemployment, macroeconomic and structural vulnerabilities, access and integration, and limited investment and growth. साथ ही सोमवार को म्यांमार का इस समूह का 7वां सदस्य बनने पर स्वागत किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि म्यांमार के जुड़ने से पूर्वी एशिया तक पहुंचने में मदद मिलेगी। Our policy will definitely receive a fillip with Myanmar's participation in SASAC, improved access to gateway ports, particularly in Bangladesh and Myanmar, may help to unleash the latent potential of the agro and forest-based industries. दुनिया में दक्षिण एशिया सबसे कम संगठित आर्थिक क्षेत्र है। दक्षिण एशियाई उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग कार्यक्रम की शुरुआत साल 2001 में हुई थी। शुरुआत में बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल इसके सदस्य थे। तब से समूह ने $9 अरब की 46 परियोजनाओं को पूरा किया है। ये परियोजनाएं ऊर्जा, व्यापार सहूलियतें और आर्थिक गलियारों से जुड़ी हैं। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। देश के शीर्ष 10 शैक्षणिक संस्थानों में IIT का दबदबा बरकरार है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की ओर से जारी इंडिया रैंकिंग में बेंगलुरु का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पहले और IIT चेन्नई दूसरे स्थान पर है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF ने देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों की इस साल की रैंकिंग सोमवार को जारी की। शीर्ष 5 शिक्षण संस्थानों में दूसरे नंबर से 5वें नंबर तक IIT संस्थानों के नाम हैं।
तीसरे स्थान पर आईआईटी बॉम्बे, चौथे स्थान पर आईआईटी खड़गपुर और 5वें पायदान पर आईआईटी दिल्ली है। कि गुणवत्ता प्राप्त संस्थानों को रिकॉग्नाइज कर रहा है और समाज को भी मार्गदर्शन मिलता है कि कहाँ अच्छा रैंकिंग है, कहाँ अच्छी गुणवत्ता है, तो वहाँ प्रवेश लेने में उनको एक आधार मिलता है कि ये अच्छा रैंकिंग है। रैंकिंग में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को 6ठा स्थान मिला है। 7वें स्थान पर आईआईटी कानपुर, 8वें स्थान पर आईआईटी गुवाहाटी, 9वें पर आईआईटी रुड़की और 10वें पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का नाम है। ये भारत विरोधी नारे और अफजल गुरु के नारे के लिए जेएनयू या जादवपुर को पुरस्कार नहीं मिला है। ये पुरस्कार वहाँ जो छात्रों की खबरें मीडिया नहीं चलाता है, वो छात्रों ने जो बहुत अच्छा शोध कार्य किया है साइंस टेक्नोलॉजी में, उसके लिए है। इन शीर्ष शिक्षण संस्थानों को 10 अप्रैल को राष्ट्रपति पुरस्कार देंगे। एनआईआरएफ के तहत शिक्षण संस्थाओं की रैंकिंग 2016 से शुरू हुई थी। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। आप बने रहे हमारे साथ, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। विजय लक्ष्मी पंडित, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष, देश की पहली महिला कैबिनेट मंत्री, भारतीय संविधान सभा की सदस्य, लोकसभा में फूलपुर सीट की नुमाइंदगी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में देश का प्रतिनिधित्व। विजय लक्ष्मी पंडित के नाम है उपलब्धियां अनेक। नेहरू परिवार की ये सदस्य है देश की सफलतम राजनीतिज्ञों में से एक। घटम, प्राचीन दक्षिण भारतीय ताल वाद्य। जब बजता है तो सृष्टि के 5 तत्वों धरा, जल, वायु, अग्नि और आकाश के स्वर को इसकी धुन में किया जा सकता है महसूस। घटम पर उंगलियों और हथेली के थाप से उत्पन्न हुई स्वर तरंग पैदा करती है अद्भुत ताल। एक दिन की यात्रा पर भारत आए ओमान के विदेश मंत्री यूसुफ बिन अलवी बिन अब्दुल्ला ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात में दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों को और मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। ओमान के विदेश मंत्री उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी से भी मुलाकात की। उन्होंने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की। भारत और ओमान के बीच व्यापारिक संबंध बढ़ रहे हैं। दोनों देशों के बीच का व्यापार $4 अरब का है। ओमान में करीब 7 लाख भारतीय विकास के कामों में योगदान कर रहे हैं। श्रीनगर में सोमवार को हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के एक जवान की मौत हो गई। हमले में 5 जवान जख्मी भी हुए हैं। घटना पठान चौक के पास सेमपोरा की है। यहां सीआरपीएफ के जवानों को ले जा रहे एक वाहन पर आतंकवादियों ने हमला किया। हमले में वाहन में सवार 6 जवान और ड्राइवर घायल हो गए। बाद में एक जवान ने दम तोड़ दिया। हमले में एक लड़की भी घायल हुई है। ये जवान लोकसभा उपचुनाव ड्यूटी के लिए श्रीनगर जा रहे थे। शनिवार से श्रीनगर में सुरक्षा कर्मियों पर यह तीसरा हमला है। ईरान ने 15 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया है। तमिलनाडु के इन मछुआरों को पिछले साल हिरासत में लिया गया था। मछुआरों के साथ उनकी नौकाएं भी जब्त की गई थी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। साथ ही विदेश मंत्री ने तेहरान स्थित भारतीय दूतावास का शुक्रिया अदा किया और अधिकारियों के अच्छे काम की सराहना की। इन मछुआरों को ईरान की समुद्री सीमा में घुसने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इनमें से कई बहरीन के नागरिकों के लिए भी काम करते थे। सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने भारत की एक नाव समेत 11 भारतीयों का अपहरण कर लिया है। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक ये नाव दुबई से सोमालिया के समुद्री तट की तरफ आ रही थी। सोमालिया के समुद्री तट पर 2012 के बाद अपहरण की यह पहली वारदात है। 2 हफ्ते पहले भी समुद्री लुटेरों ने श्रीलंका के तेल से भरे एक टैंकर पर कब्जा कर लिया था। हालांकि बाद में उसे बिना शर्त छोड़ दिया गया। स्थानीय अधिकारियों ने कहा है कि भारतीयों की रिहाई की कोशिश की जा रही है। नाइजीरियाई लोगों पर हुए हमले को विदेश मंत्रालय ने बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। सरकार ने कहा कि वो सभी विदेशी नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। भारत स्थित अफ्रीकी देशों के राजदूतों ने नाइजीरियाई छात्रों पर हमले की कड़ी निंदा की।
उन्होंने कहा कि सरकार ने इन घटनाओं को रोकने के लिए अपेक्षित कार्रवाई नहीं की है। दिल्ली में कल एक बैठक के बाद जारी बयान में राजदूतों ने कहा कि भारत में अफ्रीकी नागरिकों पर हुए हमले नस्लवादी हैं। अफ्रीकी राजदूतों की मांग है कि प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमले की कड़ी शब्दों में निंदा करें। राजदूतों ने इन हमलों की अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है। इन देशों का कहना है कि जांच का जिम्मा मानवाधिकार परिषद को दिया जाए। उन्होंने मामले में अफ्रीकन यूनियन तक ले जाने की भी बात कही है। 27 मार्च को नोएडा में नाइजीरियाई छात्रों के साथ मारपीट हुई थी। विदेश मंत्री ने संसद में इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया था। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में सोमवार को मेट्रो ट्रेन में हुए बम धमाके में मरने वालों की संख्या 11 हो गई है। इस हमले में 45 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घटना के कुछ देर बाद ही सुरक्षा बलों ने एक अन्य मेट्रो स्टेशन पर भी जिंदा विस्फोटक बरामद किया, जिसे बाद में डिफ्यूज कर दिया गया। हमले के बाद एहतियातन सभी मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। पुलिस ने 2 संदिग्धों की पहचान की है। फिलहाल किसी भी आतंकी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन रूस की उच्च स्तरीय जांच समिति ने आतंकवादी हमले के नजरिए से मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि अन्य पहलुओं के बारे में भी छानबीन की जा रही है। यह हमला उस वक्त हुआ जब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने गृहनगर के दौरे पर थे। उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया और मृतकों को श्रद्धांजलि दी। रूस में हुए हमले की भारत समेत दुनिया भर के देशों ने निंदा की है। Правоохранительные органы и специальные службы работают, сделают все для того, чтобы выявить причины случившегося, дать полную оценку того, что произошло. Ну а городские власти, если потребуется, и федеральные, предпримут все необходимые меры для того, чтобы оказать поддержку семьям погибших и пострадавшим нашим гражданам. Terrible thing happening all over the world. Absolutely a terrible thing. The Secretary General condemns today's bombing in the St. Petersburg metro. He extends his deepest sympathy and condolences to the families of the victims and to the government and the people of the Russian Federation. Those responsible for this appalling act must be held accountable. कोलंबिया के मोकोआ शहर में विनाशकारी भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 262 हो गई है, जिसमें 43 बच्चे भी शामिल हैं। कोलंबिया के राष्ट्रपति जुआन मैनुएल सांतोस ने कल दूसरी बार घटनास्थल का दौरा करके कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण यह आपदा आई है। उन्होंने कहा कि 1 महीने में होने वाली बारिश एक रात में हो गई, जिसकी वजह से नदियां उफान पर आ गईं। इस बीच सेना और पुलिस के जवान राहत और बचाव के काम में लगे हैं। करीब 500 लोग आपातकालीन आवास में रह रहे हैं। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा से लोग पीड़ितों के लिए बचाव सामग्री भेज रहे हैं। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने अपने ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है। एसबीआई ने बेंचमार्क लैंडिंग रेट यानी आधार दर में 0.15% की कटौती की है और इसे 9.10% कर दिया है। इसके चलते ग्राहकों के लोन की ब्याज दरों में कमी आएगी। आधार दर घटने का फायदा बैंक के पुराने ग्राहकों को मिलेगा और उनके होम लोन की दरें 9.25% से घटकर 9.10% हो जाएंगी। संसद परिसर में कल राज्यसभा दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में कर्मचारियों के परिजनों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर बच्चों के लिए चित्रकला और निबंध प्रतियोगिता भी हुई। कागज पर अपनी कला उकेरते छोटे बच्चे, देश और दुनिया के मसलों पर निबंध लिखते छात्र छात्राएं। राज्यसभा दिवस के मौके पर बच्चे जुटे तो उनका हुनर सामने आया। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है कंपटीशन में आके, और मैं यहाँ पे 4th टाइम आई हूँ और ये कंपटीशन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मेरे लिए आगे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। काफ़ी ज़रूरी होता है, आपका आगे हेल्प करता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो आगे के लिए। बच्चों के मनोरंजन के लिए कठपुतली नृत्य भी हुआ। छात्रों ने जादूगर के करतबों का भी लुत्फ उठाया। Upper House had its first sitting on 3rd April 1952. Since that day, every year on 3rd April, we celebrate Rajya Sabha Day to make the day memorable. बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को 18 अप्रैल को राज्यसभा महासचिव की मौजूदगी में पुरस्कृत किया जाएगा। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी। हर साल इसी दिन को राज्यसभा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। जानी मानी शास्त्रीय संगीत गायिका किशोरी अमोनकर का सोमवार देर रात निधन हो गया। 84 साल की अमोनकर लंबे अरसे से बीमार थीं।
उन्होंने मुंबई में अपने घर पर आखिरी सांस ली। 10 अप्रैल 1932 को मुंबई में जन्मी किशोरी अमोनकर को हिंदुस्तानी संगीत की अग्रणी गायिकाओं में से एक माना जाता है। ख्याल, ठुमरी और भजनों को शास्त्रीय संगीत से सराबोर करने वाले किशोरी अमोनकर ने अपनी माता मुघुबाई कुर्देकर से संगीत की शिक्षा हासिल की, जो खुद एक नामी गायिका थी। उन्होंने गायकी की अपनी अलग शैली विकसित की थी, जो अन्य घरानों का प्रभाव भी झलकता था। हालांकि आमतौर पर उन्हें जयपुर घराने का ही माना जाता है। संगीत के क्षेत्र में उनके दिए महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें 1987 में पद्म भूषण और 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। रामनवमी का त्योहार आज पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक आज ही के दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। वहीं मंदिरों को आकर्षक रूप से सजाया गया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस। बराक मिसाइलों समेत 860 करोड़ रुपए के रक्षा सौदों को मंजूरी। अरुण जेटली की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद की बैठक में फैसला। पुराने प्रस्तावों पर तेजी से काम करने का निर्देश। आम आदमी पार्टी ने की एमसीडी चुनाव टालने की मांग। कांग्रेस ने भी कहा बैलेट पेपर से हो चुनाव। उत्तर प्रदेश में इस्तेमाल ईवीएम मध्य प्रदेश भेजने के आरोप से चुनाव आयोग का इनकार। बीजेपी के खिलाफ नीतीश कुमार की एकजुट होने की अपील। कहा कांग्रेस और वामदल करें पहल। उत्तर प्रदेश में मतभेदों से मिली हार। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग मेट्रो में विस्फोट की पड़ताल जारी। 11 यात्रियों की मौत, 45 घायल। भारत समेत दुनिया भर ने की हमले की कड़ी निंदा। नहीं रही शास्त्रीय संगीत की मशहूर गायिका किशोरी अमोनकर। देर रात मुंबई में ली अंतिम सांस। तमाम हस्तियों ने निधन पर जताया शोक। और फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।